बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, आप देख रहे हैं आज तक न्यूज़ और मैं हूं असद। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, इस कहानी की आप इससे पहले 10 किस्तें सुन चुके हैं। अब 11वीं किस्त मुलाहिज़ा फरमाएं। हाल्ट। एक ने स्टेन गन को पोजीशन में लेते हुए कहा, कौन है, किधर जाता है? हमारे रुकते ही मद्रासी सिपाही गुस्से से बोला, हम कर्नल बाजवा के रिश्तेदार हैं, उनसे साइड पर मिलने आए हैं। मैंने बड़े बारोब लहजे में कहा, लेकिन सर ये गलत तरीका है, बाहर गेट पर रिपोर्ट करें। दूसरा बोला, लाला जी हमें सब गेट वाले जानते हैं, आप शायद नए आए हैं। मेरे जवाब ने उसे चंद लम्हों के लिए तज़बज़ब में डाल दिया था। मोटरसाइकिल स्टार्ट थी, इन लोगों को गंवाना मेरी बदकिस्मती होती। मैंने गेयर लगाया और आगे बढ़ गया। दोनों बेबसी से हमें देखते रह गए। अभी हम बमुश्किल 10-12 गज चलने पाए थे कि सामने रुकावट आ गई। यहाँ टेंट लगा था और एक सिख कर्नल सिपाहियों को इशारे से कुछ बता रहा था। हमें देखकर वो सब चौंक पड़े। 2-3 सिपाही तेजी से हमारी तरफ बढ़े। कर्नल अपनी जगह खड़ा रहा। सत श्री अकाल। हम दोनों इसी असना में मोटरसाइकिल से उतर चुके थे। सत श्री अकाल। कर्नल ने जवाब दिया, कौन हो तुम लोग, यहाँ कैसे आ गए? उसका लहजा दुआबा वाली पंजाबी की चुगली खा रहा था। जलंधर से आए हैं महाराज, आपका सुनकर। मैंने उसी पंजाबी लहजे में जवाब दिया। उसका ताल्लुक जिला जलंधर ही से लगता था और मुझे मोना सिंह समझ रहा था। यही उसकी कमजोरी थी। बड़े गलत आदमी हो, ऐसे नहीं आया करते, उसने एतमाम हुज्जत के लिए कह दिया था। क्षमा कर दीजिए महाराज, मेरे साथी ने जवाब दिया। आओ मेरे साथ, क्या बात है? सिपाही मुंह देखते रह गए। उसने हमें अपने पीछे आने का इशारा किया। हम दोनों उसके पीछे पीछे चल दिए। कर्नल भी जट सिख था और अपने सिख साथियों के सामने अपनी किसी कमजोरी को जाहिर नहीं करना चाहता था। रास्ते में चलते चलते मैंने अपना और अपने साथी का तारुफ और आने का मकसद बयान कर दिया और उसे यह भी जतला दिया कि हमने यहाँ तक पहुँचने का खतरा सिर्फ इसलिए मोल लिया था कि यहाँ हमारे इलाके का एक जट कर्नल परचेज का इंचार्ज है। अब हम नाकाम वापस नहीं जाना चाहते, लेकिन यारो यहाँ सप्लाई करने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ती है। ये तो गैर मामूली इक़्तिदाम होगा। ठीक है, हमें मेस के लिए बर्तनों की जरूरत है, लेकिन महाराज जी कानून भी आप ही हैं, हमारे आने का कोई फायदा तो हो। मैंने बड़ी चापलूसी से कहा, ठीक है, मैं लोकल परचेज के खाते में तुम लोगों को आर्डर दिलवा दूंगा, लेकिन मुस्तकिल सप्लाई मुमकिन नहीं। उसने जान छुड़ाते हुए कहा। दौरान गुफ्तगू वो चारों तरफ घूम फिर कर वहाँ काम करने वाले अमले को भी हदायत देता रहा था। मैंने 2-3 मरतबा उससे बिल्कुल अजनबी लेकिन तजस्सुस भरे लहजे में वहाँ नस्बशुदा हथियारों के मुतल्लिक भी पूछ लिया था। मेरा साथी भी उनके मुतल्लिक मालूमात हासिल करने में खासी दिलचस्पी ले रहा था। सिख कर्नल भी हमें बाकायदा हथियारों के नज़दीक ले जाकर उनका मुआयना करवा रहा था। मेरी शदीद ख्वाहिश थी कि अब उससे जान छुड़वाऊं और जहन में समाई हुई मालूमात को फौरन अहाता तहरीर में ले आऊं, लेकिन मेरे साथी का दिल कुछ ज्यादा ही लग गया था। गालबन ये सब कुछ उसके लिए नया और दिलचस्प था। हमने कर्नल को एक केतली सेट जबरदस्ती बतौर तोहफा पेश किया और उनसे 4000 रुपए के बर्तनों का आर्डर ले लिया। दोपहर का खाना कर्नल बाजवा ने हमें आर्जी तौर पर बने हुए एक मेस में खिलाया और जलंधर में मिलने का वादा करके हमें रुखसत कर दिया। मेरे दोस्त की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। यार वाकई तुम तो कमाल के बंदे हो, मैं पिताजी से कहकर तुम्हें सेल्स मैनेजर की नौकरी दिलवा देता हूँ। उसने खुशी से बेकाबू होते हुए मुझसे रास्ते में कहा, बस सरदार जी यही तो कमजोरी है मेरी, नौकरी नहीं कर सकता। हाँ, अगर मुझ पर एहसान करें तो कमीशन जरा बढ़ा दे, आपके लिए आर्डर लाता रहूंगा। मैंने जवाब दिया, यार ये कोई कहने की बात है, जलंधर में मुझसे जरूर मिलना। उसने गर्म जोशी से हाथ मिलाते हुए कहा। कमरे में पहुंचते ही मुझे एक मरतबा फिर बड़े दिलफगार लहजे में अपनी बीमारी का जिक्र करना पड़ा, जिसके हाथों में इतना मजबूर था कि शराब पीना तो क्या उसे सूंघ भी नहीं सकता था। सूरज सिंह काफी अफसोस मल कर रह गया। रात तक वो मेरे साथ रहा। डिनर भी उसने करवाया था। मेरी कमीशन उसने फौरन अदा कर दी थी, क्योंकि मेरा इससे यही मुआहदा था। अब माल सप्लाई करना और बिल वसूल करना उसी के जिम्मा था। उसी रात मैंने रखते सफर बांधा और लुधियाना रवाना हो गया। सुबह मुझे अचानक मौजूद पाकर प्रकाश मुझसे बगलगीर हो गया। यार इतनी देर, उसने बड़े शिकायत अमेज लहजे में कहा। एक और धंधा मिल गया था। मैंने हंसते हुए उसे सारी कहानी सुना दी, क्योंकि कर्नल बाजवा और सूरज सिंह मेरे लिए बेहतरीन दोस्त साबित हो सकते थे और प्रकाश का हवाला मेरे लिए जरूरी था। वाह यार, आज यकीन हो गया सिख होते ही बेवकूफ़ है, उसने हंसते हुए कहा। नाश्ता मैंने और प्रकाश ने इकट्ठे ही किया था। माताजी और बाबूजी उदास हो गए थे तुम्हारे बगैर, और वो भी। उसने शरारती नजरों से मेरी तरफ देखते हुए फिक्रा अधूरा छोड़ दिया। वो कौन? मैंने उससे नजरें मिलाए बगैर पूछा। अच्छा, जैसे तुम्हें तो मालूम ही नहीं। वाह जी वाह, इतना बड़ा काम कर गए और हमसे चोरी। उसने गिला किया। पहली चोरी की थी जिंदगी में, वो भी पकड़ी गई। हद तेरी की, मैंने हंसते हंसते कहा। एक बात कहूँ? प्रकाश बोला। मैंने चाय प्याली में अंडेलते हुए कहा।
ये पूनम का सौभाग्य होगा और मुझे तुम इस सिलसिले में हमदर्द पाओगे। उसका लहजा खासा संजीदा था। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी प्रकाश, मैंने उसका हाथ दबाते हुए कहा। दोपहर तक लंबी तान के सोता रहा। प्रकाश ने मेरी हदायत के मुताबिक मुझे खाने के वक्त बेदार कर दिया। नहा धोकर मैंने खाना खाया। पूनम की छुट्टी का वक्त हो चला था। मैंने उसके कॉलेज का रुख किया। कॉलेज में ऐन छुट्टी के वक्त पहुंचा। मुझे जैसे सैकड़ों मशाकाने दीद ने पहले ही कॉलेज का घेराव कर रखा था। साइकिलों पर सवार और पैदल भारतीय महिलाओं की टोलियां खैरात हुस्न बांटती मुस्कुराती एक दूसरे से अटकलियां करती कॉलेज के दरवाजे से बरामद होती और कॉलेज के बाहर पहले से इंतजार में खड़े अपने प्रीतम के हाथों में हाथ डालकर अपनी राह लेती। करीबन 10 मिनट के जानलेवा इंतजार के बाद पूनम लड़कियों के एक झुरमुट से नमूदार हुई। वो अपनी साथियों में बिलाशुबा उनकी मलका दिखाई दे रही थी। जैसे ही वो उस दरख्त के नजदीक पहुंची जिसके नीचे मैं सरापा इंतजार बना उसका मुंतजिर था, मैं अचानक उनके सामने आ गया। हैरत और खुशी के मिले जुले तासरात उसकी खूबसूरत आंखों में लहराए। नमस्कार, उसने संभलते हुए मेरे प्रणाम के जवाब में हाथ जोड़ दिए। आप यहाँ? उसके मुंह से बामुश्किल निकला। वापस चला जाऊं? मैंने उसका फिक्रा उचक लिया। परमात्मा न करे, मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा। आप अचानक इस तरह चले आएंगे? उसने खामोशी इख्तियार कर ली। जब लफ्ज़ अपना मफहूम खो दे और कहने को कुछ बाकी न रहे तो जज्बों की खामोश जुबान इजहार का बेहतरीन जरिया बन जाती है। पूनम वो कुछ मुझे कभी ना कह पाती जो उसकी खामोश आंखों ने चंद लम्हों में मुझसे कह दिया। खुद मेरे जज्बात भी उससे मुख्तलिफ नहीं थे। हम दोनों कदम से कदम मिलाए नजदीकी रेस्टोरेंट की तरफ जा रहे थे। इसी असना में साइकिल सवार उसके दोस्तों ने हमारे नजदीक से गुजरते हुए हम पर अच्छे खासे रिमार्क्स भी कसे थे। रेस्टोरेंट में काफी पीते हुए हम दोनों ज्यादातर खामोश ही रहे थे। समझ ही नहीं आ रही कि एक दूसरे से क्या कहें। कहने को रह ही क्या गया था। पूनम से मिलते हुए मैं अपना मिशन कभी नहीं भूला था। मुझे इल्म था कि भारतीय एयरफोर्स के मुतल्लिक ताज़ा तरीन मालूमात हासिल करने का बेहतरीन जरिया उनके मखसूस क्लब और मेस होते हैं। भारतीय मुआशरे में खुसूसन मेरी ज़ाती करदार की वजह से प्रकाश या पूनम के घर में किसी को मेरे और उसके इकट्ठा घूमने पर कभी एतराज़ नहीं हो सकता था। मखलूत तल्लुकात भारतीय सोसाइटी का हिस्सा हैं और एक ऐसे नौजवान से जो कट्टर विष्णु हो, शराब कबाज से नफरत करे, किसी की सपुत्री का मेल जोल काबिल एतराज़ कैसे हो सकता था। मेरे साथ घर चलिए ना, पूनम ने होटल से निकलते हुए कहा। शाम को आऊँगा, कुछ काम है यहाँ। मैंने बहाना बनाकर उसे टाल दिया। ये कोई मुश्किल काम नहीं था। उसे बस में सवार करके मैं वापस प्रकाश के पास चला आया। प्रकाश ने अपने आप को काम के लिए वक्फ कर दिया था। उस पर दिन रात अमीर बनने का खब्त सवार था। कुदरत ने उसे धर्मवीर की सूरत में जो गैबी इमदाद मुहिम पहुंचाई थी वो उसका हक अदा कर देना चाहता था। उसे मेरे लाख समझाने के बावजूद शिद्दत से इस बात का एहसास था कि वो प्लास्टिक के कारखाने का इंस्ट्रक्टर से मालिक बना था और मेरे पैसे की वजह से अब वो एक एक पैसे की हिफाजत कर रहा था। कारीगरों के साथ वो खुद भी काम में जुटा रहता। मेरी सेल्समैनशिप का वो कायल था और खर्च के तमाम इख्तियारात मैंने उसे सौंप दिए। कारखाना बनने से उसकी तमाम तर समाजी सरगर्मियां मुअत्तल होकर रह गई थीं। वो अपना ज्यादा से ज्यादा वक्त अपने काम पर सर्फ करता था। कभी कभी मैं उसे जबरदस्ती तफरीह करवा देता, वरना वो दिन रात ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन के चक्कर में ही रहता था। वापसी पर मैं उसे जबरदस्ती दफ्तर से उठाकर अपने साथ फिल्म दिखाने ले गया। 6 बजे के बाद फिल्म से फारिग होकर हम दोनों रायकोट चल दिए। प्रकाश ने ऐसा बाएतमाद आदमी तलाश कर लिया था जो मेरी और उसकी गैर मौजूदगी में कारोबार की निगरानी करता रहे। मैंने तुझे यकीन दिला दिया था कि मैं किसी जिम्मेदारी का अहल नहीं हूँ, क्योंकि मैं टिक कर बैठ नहीं सकता। मेरे लिए सबसे बेहतरीन मनसब सेल्समैनशिप ही है। दिल्ली और बठिंडा से मैं अच्छा खासा ऑर्डर ले आया था। बर्तनों की कमीशन मैंने उसकी झोली में डाल दी थी। मेरी इन बातों ने उसे मेरे और नजदीक कर दिया। उसे इस बात पर यकीन हो चला था कि जरूर पिछले जन्म में हम दोनों भाई थे। घर पर माता और बाबूजी मुझसे बगलगीर होकर मिले जैसे मैं वाकई उनका पुत्र था और एक लंबी जुदाई के बाद उनसे मिल रहा था। बेटे, मकामी मार्केट ही में मेरे ख्याल में तुम्हारे लिए काफी काम मौजूद है, इतनी मुशक्कत न किया करो। उन्होंने मुझे कुमाल हमदर्दी से कहा, देखिए बाबूजी, मार्केटिंग मेरा शोबा है और मैं प्रकाश को ये मौका नहीं देना चाहता कि वो मुझे नालायक समझे। बस हम दोनों में दौड़ लग गई है। ये माल बनाता रहे, मैं इसका निकास करता रहूंगा। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा यार, तुम्हारी मर्जी। माया के लिए इतनी भाग दौड़ कुछ ठीक नहीं। वो बोले, बाबूजी आप ठहरे कम्युनिस्ट, मैं अभी बनने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे जवाब पर वो कहका मार कर हंसती है। मेरे पेशे का तकाजा था कि मैं कभी आज की हासिल करता मालूमात पर तकिया करके नहीं बैठ सकता था। मुझे रोज़ाना ताज़ा से ताज़ा मालूमात दरकार थीं। हंगामी हालात होने की वजह से हवाई अड्डों पर तब्दीलियाँ इतनी तेज़ी से रूनमा होती थीं कि आज की बात अगले रोज़ पुरानी दिखाई देती थी। एक स्क्वाड्रन आज यहाँ मौजूद है तो अगले रोज़ उसकी मंजिल के मुताल्लिक कोई भी हतमी बात नहीं की जा सकती थी। मेरी कोशिश यही थी कि मैं नए से नई और अहम तरीन मालूमात हासिल कर सकूँ और ताज़ा मालूमात हासिल करने की बेहतरीन जगह थी फ़िज़ाइया के क्लब और होटलों के डांसिंग हॉल।
सेंचर की रात खूबसूरत होती थी। होटलों के डांसिंग हॉल और क्लबों में दिल धरने को जगह नहीं मिलती थी। करीबी शहरों की खूबसूरत मुस्तकबिल के ख्वाब देखने वाली भारतीय नारियां और मखसूस तबका की नौजवान लड़कियां भी अमूमन इन्हीं होटलों में ज्यादा पाई जाती थी, जहां इन अफसरान की आमद मुतवक्का रहती थी। शराब के नशे में धुत भारतीय फजाइया के अफसरान और उनकी बेगमात अक्सर डिप्रेशन से निजात पाने के लिए ऐसे ओल जलोल बक जाते थे जिनमें मतलब की नहायत अहम बात थी, और दोनों नशे की हालत में उसके सामने ज्यादा नंबर बनाने के चक्कर में खासी अहम नोयत की मालूमात उगल रहे थे। मैं बड़ी दिलचस्पी से उन्हें निगल रहा था। पूनम ने कई मरतबा बेचैनी से पहलू बदल कर अपनी बेजारी का इजहार किया, लेकिन मैंने जानबूझकर उसे नजरअंदाज किए रखा। अचानक जैसे सारे हाल को सख्ता हो गया, एक अजीबो गरीब शख्सियत दरवाजे से अंदर दाखिल हो रही थी। एक लंबा तिरंगा रशी अंदर दाखिल हुआ था। शदीद सर्दी के मौसम में भी उसके जिस्म पर कपड़े की सिर्फ 2 चादरें थी, एक जो उसने बांध रखी थी और दूसरी उसने अपने जिस्म के गिर्द लपेट रखी थी। ऑर्केस्ट्रा खामोश था, उसके पाँव में पहनी खड़ाओं की आवाज ही सन्नाटे को मजरू कर रही थी, वरना तो सारे हाल ने सांस रोक रखा था। और लख निरंजन, उसने अंदर घुसते ही जोर से पुकारा, महाराज आ गए, भगवान आ गए, परमात्मा आ गए। मुख्तलिफ आवाजों की भिनभिनाहट सुनाई देने लगी। फराड है साला, एकदम फराड। शराबी कैडर्स जिसने सारे हाल के साथ ही चुप साथ दी थी, अचानक चिल्लाया। जहां जहां उसकी आवाज पहुंची लोगों ने खूनख्वार नजरों से उसे घूरा। मर्दों से ज्यादा औरतें उसकी तरफ घूर रही थीं। साधु के हाल में दाखिल होते ही लोग मुख्तलिफ कोनों से उठ उठकर उसकी कदम बोसी करने लगे। उनमें ज्यादा तादाद उन नीम बुरहना लड़कियों की थी जो खास तौर से सेंचर की रात को यहाँ आया करती थी। कैडेट की बात खत्म होते ही अचानक बाहर काउंटर पर बैठा एक नौजवान जो खुद भी कोई ऑफिसर दिखाई देता था, इस तरफ बढ़ा। उसने तेजी से आगे बढ़कर उसे गिरबान से पकड़कर झटका दिया। क्या बकते हो? वो गुस्से में चिल्लाया। शराब नोशी से उसकी आंखें दहकते हुए अंगारे दिखाई दे रही थी। रुक जाओ बालिके! अचानक साधु महाराज चिल्लाया और यूं लगा जैसे दोनों पर जहर तारी हो गया हो। वो बड़े पुरवकार अंदाज में चलता उस मेज की तरफ आया। शांति शांति, उसने हाथ उठाकर दोनों से नजरें मिलाए बगैर बड़े पुरस्कून लहजे में कहा। प्रभु, इसने हमलावर ने गुस्से से कुछ कहना चाहा। शांत रहो बालिके, इस पर क्रोध इंद्री का राज है, परमात्मा इसकी रक्षा करे। साधु ने उसकी बात काटते हुए उसे वापस जाने का इशारा किया। आनंद मानो, उसने अचानक ऑर्केस्ट्रा की तरफ देखकर जोर से चिल्लाते हुए कहा। रघुपति महाराज दयानंद जी की जय। सारे हाल ने नारा लगाया और दूसरे हिला में ऑर्केस्ट्रा हरकत में आ गया। नाचने वालों में जोश खरोश महाराज की आमद से बढ़ गया था। बड़ा हैजान खेज मंजर था। थिरकते जिस्मों का शैतानी रक्स अपने अरूज पर पहुंच चुका था। महाराज ने हस्बे आदत गर्दन झुका ली, फिर वो अचानक मुड़ा और मेरे सर पर विराजमान हो गया। पूनम ने अपने करीब पाकर उठकर उसके पांव छू लिए। मुझे भी बादल नख्वास्ता इस मनहूस अमल को दोहराना पड़ा। कल्याण हो, कल्याण हो, उसने हमारे कंधों पर हाथ रखते हुए कहा और हमारे सामने विराजमान हो गया। मैंने दिल ही दिल में न जाने कितनी गालियां उसे दे डाली। उसके यहाँ आते ही मेरे करीबी मेज वालों का सिलसिला गुफ्तगू बंद तो नहीं हुआ था, अलबत्ता उसमें पहले वाली गर्मी बाकी नहीं रही थी, क्योंकि उनकी महबूबा भी हाल में मौजूद दर्जनों खूबसूरत लड़कियों की तरह महाराज दयानंद स्वामी के गिर्द घेरा डाले खड़ी थी। न जाने ये कम वक्त क्या शय थी जिसे देखते ही लड़कियां ऑफिसरों की बगलों से निकलकर उसके पाँव में आ बैठी थी। कोई उसके पाँव दबा रही थी और कोई उसके चरणों में बैठी थी। मेरे सामने तस्वीर के दोनों रुख थे। इंडियन इंटेलिजेंस को भी बखूबी इस बात का इल्म था कि ऐसी जगहों का रुख गैर मुल्की जासूस जरूर करते हैं। इसके अलावा भी वो लोग अपनी शराबी और बरकतदार अफसरान को अपने जेर निगरानी रखते थे और ऐसे मकामात पर जरूर मौजूद रहते थे। स्वामी दयानंद को देखते ही न जाने क्यों मेरे दिल में एक ही आवाज उठ रही थी, इसका ताल्लुक जरूर इंटेलिजेंस से है। अब उसकी अपनी नजदीक तशरीफ आवरी को भी मैंने कोई अच्छा शगुन नहीं चाहना था। खूबसूरत औरतों का इसके गिरदा गिर्द जमघट्टा सा देखकर मुझे यह अंदाजा तो हो चला था कि वो किस किस्म का भगवान है। ऐसे परमात्मा का पूनम ऐसी खूबसूरत कन्या के नजदीक विराजमान होना भी समझ में आ सकता था, लेकिन यह बात भी मेरे पेश नजर थी कि मैं पहली मर्तबा यहाँ आया हूँ और वो भी एक खूबसूरत लड़की के साथ। इन हालात में भारतीय इंटेलिजेंस मुझे चेक न करे, इसका सवाल ही पैदा नहीं हो सकता था।